कौन है आजम खान? क्यों आजम खान को इस कदर निशाने पर लिया जा रहा है? ये वतन हमारा है, हमारा है, हमारे पूर्वजों का है ये वतन। इस वतन से हमें बेदखल नहीं किया जा सकता। आजम का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। उन विवादित बयानों के इतर कितना जानते हैं आप आजम खान के बारे में? ये लिबास काम नहीं आएगा, हमारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं है। कितना जानते हैं आप रामपुर, वहां के नवाब और एक मजदूर आंदोलन से निकला एक नौजवान जिसने वहां के रिक्शे चलाने वाले कमजोर तबकों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ी। पढ़ो, एक वक्त का खाना अगर घर में न बने तो न बने, लेकिन बेटी स्कूल जाना चाहिए, बेटा स्कूल जाना चाहिए। उसका सिला ये मिला कि मुसलमान होने के नाते उसे गद्दार, देशद्रोही और आतंकवादी तक कहा गया। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने ये तय किया कि ये वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ, वही लोग गद्दार हो गए। क्या जानते हैं आप आजम खान के उस विश्वविद्यालय के बारे में जिसके ऊपर यह भी आरोप लगे कि जमीन कब्जा करके किसानों की वो विश्वविद्यालय बनाया गया? और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी सांसद आजम खान अब एक और मामले में गिर गए हैं। इस बार उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर चोरी की किताब रखने का आरोप लगा है। उन विवादों के इतर कितना आजम को आप पहचानते हैं? वाह बादशाह वाह, देश के 2-3 लोगों से देश लुटवा दिया तुमने, मासूमों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया तुमने, करोड़ों नौजवानों को नौकरियों का दिलासा देकर उनसे नौकरियों की आस छीन ली तुमने। और जब देश में कोई सवाल उठा, मुसलमानों का नाम ले दिया तुमने। हिंदुओं और मुसलमानों, आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। क्या है आजम खान की पूरी शख्सियत? आज आजम के बहाने हम आजम खान पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है आजम खान में कि दंगाई जेल के बाहर हैं, नफरती खुलेआम घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान की मुश्किलें जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सांसद आजम खान पर अब भैंस चोरी का इल्जाम लगा है। कौन है आजम खान और उसके वे गुनाह कौन थे जिसकी सजा आज आजम और उनके पूरे परिवार को मिल रही है? और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। कहाँ है इंसाफ, कहाँ है वो जमहूरियत का पूरा निष्पक्ष पैमाना? और उसके बीच कितने चेहरे हैं आजम खान के, कितनों को आप जानते हैं? ऐसा ही इंसानियत के लिए एक पुल बन जाओ। रामपुर के हिंदू मुसलमानों, सिख ईसाइयों, मैंने ऐलानिया कहा है कि कोई एक शख्स ये इल्जाम लगा दे कि धर्म और जाति की बुनियाद पर मेरे कलम से या मेरी जुबान से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं रामपुर वालों कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आज बात करेंगे आजम के बहाने आजम खान पर। समाजवादियों, तुम्हारा इतिहास मामूली इतिहास नहीं है। जमाना तुम्हारे इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। और याद रहे, हिंदुस्तान की तमाम फाशिस्ट ताकतों को याद रहे कि जब तक भारत के पास संविधान है, जब तक हिंदुस्तान एक दस्तूर से चलता है, हिंदुस्तान की रहने वाली दूसरी बड़ी आबादी के साथ अन्याय का मतलब देश के आने वाले कल के साथ खिलवाड़ करना होगा। हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, पर गैब से सामान बका मेरे लिए है जुल्म तेरा आम बहुत फिर भी सितमगर, मखसूस ये अंदाज जफा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इनकलाब, इनकलाब।
न नमाज आती है मुझको न वजू आता है, सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है। ये शेर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। और अपने इंट्रो में भी जो मैंने शेर पढ़े वो मौलाना जौहर अली के थे। वही जौहर अली जिनके नाम पर आजम खान ने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय बनवाए। कौन थे मौलाना जौहर अली? मौलाना जौहर अली जंग आजादी के एक बड़े नाम। उनकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौलाना जौहर अली द कॉमरेड नाम से अखबार निकालते थे, जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। मौलाना जौहर अली जब गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए तो वहां उन्होंने कहा कि या तो मेरे मुल्क को आजाद कर दो या 2 गज जमीन दे दो, मैं एक गुलाम मुल्क में लौटना नहीं चाहता। और हुआ भी यही, उनका वही इंतकाल हो गया और लंदन में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उस मौलाना जौहर अली को याद करते हुए मोहम्मद आजम खान ने रामपुर में एक विश्वविद्यालय बनवाया था। और आज समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय महासचिव आजम खान विवादों के घेरे में होते हुए जेल की सलाखों के पीछे हैं। आजम खान इस मुल्क की आजाद भारत की सियासत का एक ऐसा नाम जो हमेशा खबरों में रहा। कई बार टीवी चैनल केवल और केवल इसलिए आजम खान को सुर्खियों में रखते थे क्योंकि उनके कुछ बयान ऐसे थे जो विवादित की कैटेगरी में आते थे। कभी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर भारत माता के खिलाफ बोलने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो कभी उन्होंने एक महिला राजनेता के ऊपर टिप्पणी करते हुए संघी खाकी की बात की तो विवादों के घेरे में रहे। कभी आजम खान उत्तर प्रदेश के सियासत में इतने कद्दावर नेता रहे कि उनके ऊपर यह आरोप लगा कि जब जिसके ऊपर चाहा मुकदमा लगा दिया, जिसकी जमीन चाही छीन लिया, और पूरे सूबे में उनकी तूती बोला करती थी। और एक वक्त ऐसा आया कि मोहम्मद आजम खान आजाद भारत में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मुकदमे एक साथ इनके ऊपर हुए। केवल मोहम्मद आजम खान ही नहीं, उनके पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे हुए। और आज मोहम्मद आजम खान पूरे परिवार के साथ फिर से जेल में भेज दिए गए हैं। मोहम्मद आजम खान पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुल्क में हिंदू और मुस्लिम के सियासी खाई के बीच हमारी और आपकी समझदारी भी कुछ ऐसी ही बना दी जाए कि अगर चोर का जिक्र आए सियासत में तो आपको कोई चारा चोर नज़र आए, आपको कोई टोटी चोर नज़र आए, मगर आपके बच्चों के भविष्य को चुरा लेने वाले, आपके साझा शहादत से बने साझा विरासत के भारत को खत्म कर देने वाले लोग, महिलाओं के खिलाफ शोषण अन्याय अत्याचार करने वाले लोग, दंगे करने वाले लोग आज सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके मुल्क को चलाने का एक काम कर रहे हैं। और वहीं इस तरह के जालिम की बात की जाए तो कुछ खासी लोग आपकी नजर में तो नहीं आते। इसलिए यह वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो को ठहर कर देखने की जरूरत है। और इस वीडियो के बनाने का अर्थ यह कतई नहीं है कि जिन आजम खान के बयानों से आप सहमत नहीं है उसका अतिरिक्त बचाव किया जाए। जिस बयान पर आजम खान की निंदा होनी चाहिए वो तो टेलीविजन चैनल ने घर घर पहुंचा ही दिए, वो आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे आजम खान से परिचित कराना चाहता हूं जिसे शायद आपको जानने नहीं दिया गया। क्या था एक आजम खान में जो सदन में खड़े होकर ये बयान देते हैं कि हम इस मुल्क को चुन करके इसके बाशिंदे हैं, हमें आप गद्दार कहते हैं, मुसलमान होने के नाते जलील करते हैं। कैसे कैसे पूरे किस्से को आप देखेंगे, इसके लिए ये वीडियो बनाई है। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत माँ की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। 2 जन्मतिथि होने के नाते जो अब्दुल्ला आजम मोहम्मद आजम खान के बेटे हैं उनके इस मुकदमे में
फिर से पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया है। इसके पहले भी उनको एमपीएमएलए कोर्ट ने जेल में डाल दिया था। उनके ऊपर 87 मुकदमे फाइल किए गए, जिसमें से 84 मुकदमे 2 साल में बीजेपी की सरकार में 2017 से 2019 के बीच लगाए गए। मोहम्मद आजम खान जो 1980, 85, 89, 91, 2002, 2007 और 2012 तक इस देश के संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करते रहे। मोहम्मद आजम खान जो आपातकाल में जेल गए, मोहम्मद आजम खान जिन्होंने नवाबों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनसे नाराज होने वाले लोग आपको रामपुर में भी मिल जाएंगे। उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने नेता नहीं उभरने दिए। मोहम्मद आजम खान को कितना आप जानते हैं, इस बात को पड़ताल करने के लिए आज सबसे पहले इस किस्से को देखिए जो खुद मोहम्मद आजम खान ने एक चुनावी जनसभा में बयां किया है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ठहर कर देखें, सुने, और इस वीडियो का फिर से कोई कतई मकसद ये नहीं है कि किसी नेता की गलतियों को छिपाया जाए, मगर इसका मकसद ये जरूर है कि आप उसी चश्मे से तो किसी नेता को देखकर उसके ऊपर हो रहे जुल्म को समझ भी ना सके। एक सवाल पूछिएगा, किताब चुराना और दंगा करना, इन दोनों में से कौन सा बड़ा गुनाह है? विश्वविद्यालय बनाना और विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर देना, इन दोनों में से बड़ा गुनाह कौन है? जुबान से 2-4 बयान खराब निकल जाए और उसके साथ जेल में डाल दिया जाना, और आज कौन कौन सी जुबान संसद में बोली जा रही है? आतंकवादी, कटुए, मुल्ले, क्या हुआ उसका? कौन जेल में है? कल्पना करिए कि आज जितना सितम आजम खान के ऊपर ढाया जा रहा है, इसकी वजह आजम खान की शख्सियत में छिपी हुई है, जिसे आपको मुख्य धारा का मनुष्य मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि आप एक मुसलमान देखकर इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि वो गलत ही होगा। वरना अगर आजम खान ऐसे न होते तो इतना जुल्म और सितम तो उनके ऊपर नहीं होता। इस मुल्क में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, फासिस्ट ताकतें हैं, वो एक पढ़े लिखे मुसलमान से डरती हैं जो विश्वविद्यालय बनाए। सुनिए और ठहर कर विचार करिए। आइए मैं आपको रूबरू कराता हूं एक ऐसे आजम खान से जिसके ऐसा होने के चलते आज उसके ऊपर इतनी जुल्म के इंतहा है। सबसे पहले आजम खान की जुबानी सुनिए कि वो रामपुर में नवाबों की पूरी फहरिस्त थी, सियासत कैसे नवाबों के 4 दीवारियों के बीच में कैद थी, और एक आम नागरिक, एक मजदूरों का नेता जो मजदूरों को संगठित करता है। 1990 तक वो मजदूरों का नेता होता है, और जब इस देश में सांप्रदायिकता की आग लगाई जाती है तब वो मुसलमानों को झकझोरने का काम करता है। वो नेताजी को कैसे याद करता है, इस बात को सुनिए। कभी ये किला इंसानों के सरों से, उनके एहसास से, जज्बात से महरूम रहता था। कहते हैं कि इस किले की दीवारों के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता था। यहाँ इंसानों का बाब अकेला था, लेकिन उसकी शान शौकत का ये आलम था। और आज अंजाम यह है कि इन इमारतों से सिर्फ कल के माजी की, कल के गुजरे इतिहास की एक गंदी बू आ रही है। लोकतंत्र और हमारी आजादी 2 अलग चीजें थीं। मुल्क आजाद हुआ, लेकिन इसी किले के मैदान में 1952 में नवाब अपने दामाद को लेकर आए और कहा, रामपुर वालों, मैंने तुम्हारे दामाद को खड़ा कर दिया है। कमसिन, गरीब और मजबूर बुजुर्ग रोने लगे। हमारा नवाब आया है। 1952 में राजा पीरपुर ने पार्लियामेंट का चुनाव जीता। एक दिन आए थे पर्चा भरने और एक बार आए थे कामयाबी का सर्टिफिकेट लेने। 1952 के बाद 1957 में फिर तारीख ने वही सबक पढ़ा। नवाब फिर आए, दामाद साथ आए, वही जुमले दोहराए गए। रामपुर वालों ने फिर वोट दिया, और इस तरह नवाबियत का यह सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा। और कोई तैयार नहीं हुआ कि इस जालिम हुक्मरान के सामने ऐलान बगावत करे और इनके जुल्मों का हिसाब ले। तब
इस शहर के कमजोर लोगों ने, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जिनकी सिसकियां भी सड़कों पर दम तोड़ देती थीं, वो टेक्सटाइल के मजदूर थे, रिक्शा चलाने वाले थे, बीड़ी के मजदूर थे, जरी और जरदोजी का काम करने वाले, फावड़ा चलाने वाले, महलों की तामीर के वक्त उसकी बुनियादें खोदने वाले, जिनके जिस्म में सिर्फ पसीना था, खून नहीं था, उन्होंने करवट ली। और जब कमजोर करवट लेता है तो सल्तनतें तबाह हो जाती हैं और जार जैसा इनकलाब आता है, और इनकलाब ऐसा आता है कि पत्थर की दीवारें रेत बनकर उड़ जाती हैं और शहंशाहियत का नामो निशान मिट जाता है। ऐसा ही हुआ। एक इनकलाब बर्पा हुआ और रामपुर के तमाम कमजोर लोग एक जगह जमा हुए। ये खुली हुई उंगलियां एक मजबूत मुट्ठी बन गई और रामपुर का हर कमजोर सुरखरू हुआ। बादशाहत तो नहीं आई, लेकिन तुम बादशाहगर बन गए। इस नए इनकलाब की मुबारकबाद देने आपके वालिद मोहतरम रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी इसी किले के मैदान में आपकी हिम्मत बंधाने आए और ये कहने आए कि तुम्हारा पसीना और हमारा खून एक रंग का है। जहां तुम्हारा पसीना बहेगा हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन तुम्हें मायूस नहीं होने देंगे। समाजवाद की एक ऐसी मजबूत इबारत लिखी गई, समाजवाद की एक ऐसी मजबूत इबारत लिखी गई कि पहली बार हिंदुस्तान के फिरका परस्त माहौल में, और ऐसा फिरका परस्त माहौल जहां सिवाय नफरतों के कुछ बाकी नहीं रह गया था, हकीकत पसंद लोग भी खामोश अपने घरों में बैठे थे। एक आवाज जिसने धोती पहन रखी थी, जो धर्म से हिंदू लेकिन ईमान से इंसान, उन्होंने कहा कि सुनो हिंदुस्तानियों, धर्म बचेगा उस वक्त जब देश बचेगा। देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कैसे बचेगा। इसलिए इस किले के मैदान में जमा लोगों, देश बचाओ, देश बचाओ, धर्म बचेगा तब जब देश बचेगा। ये वाक्य था मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव का, जिन्हें याद करते हुए आजम खान कह रहे हैं कि हमने समाजवादी सियासत को इस तरीके से समझा है। आजम खान से एक बार पत्रकारों ने पूछा कि आप किसी और दल में क्यों नहीं चले जाते, आपको बहुत नाराजगी होती है जब समाजवादी पार्टी में। तो आजम खान ने पलटकर कहा, मेरे नाज और नखरे नेताजी के अलावा और कोई नहीं उठा सकता। इस तरीके से नवाबों के गढ़ में एक जनता के बीच से, आम गरीब कमजोर के बीच से एक व्यक्ति उभरता है जो वहां के लोगों को आवाज देता है, किले की चार दीवारियों को जमहूरियत की वोट के अधिकार से ध्वस्त करता है और वो आम लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय बनाता है। आजम खान के इस चेहरे को कितना जानते हैं आप? इस भाषण को सुनते हुए आपको महसूस हुआ होगा कि मोहम्मद आजम खान किस तरह हिंदू और मुसलमानों को तालीम के लिए, कलम और किताब के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक नेता जो कलम और किताब की अहमियत को समझता था, एक नेता जो चाहता तो दंगाई बना सकता था अपनी कौम को, जो कि आसान काम है, मगर उसने अपनी कौम के ही लोगों को नहीं कलम और किताब और तालीम की तरफ ले जाने की कोशिश की, मगर इस वीडियो में उसने साथ ही अपने मुल्क के हिंदुओं से भी ये गुजारिश की कि अगर आपके मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अगर तालीम से लैस नहीं होगी तो इस मुल्क को कभी आप बराबरी का नहीं बना सकते। सुनिए, एक और आजम खान से आपको परिचय कराता हूं। एहसास करो मेरी नादार और नादान कौम के लोगों,
हिंदुस्तान की अक्सरियत के लोगों, हिंदू भाइयों, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान अगर जाहिल रहेगी, अनपढ़ रहेगी, नंगी और भूखी रहेगी, हिंदुस्तान की जमीन धंस जाएगी और मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुल्क को बर्बादी से बचाओ। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं। मानने वाले, इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है। आज भी इस देश में एक बहुजन को अपनी मेरिट, एक मुसलमान को अपनी देशभक्ति और एक महिला को अपनी पवित्रता साबित करने का दबाव बनाना बदस्तूर जारी है। मेरिट, देशभक्ति और इस तरह की पवित्रता की बात एक सामंती, जातिवादी, पितृसत्तात्मक समाज की पहचान है। और मोहम्मद आजम खान किस पीड़ा से इस बात को, इस मुल्क के मुसलमानों के दर्द को जब सदन में खड़े होकर याद कर रहे हैं कि कैसे उनके ऊपर, इस मुल्क के मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया जाता है। उनसे पूछा जाता है, आप भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं? मैं कमजोर था, मैं तुम्हारे बीच का था, मुझे पाकिस्तानी बता दिया, ISI के एजेंट बता दिया। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बच्चे और बच्चियों के स्कूल चलाता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। इतना बड़ा 500 एकड़ में विश्वविद्यालय बनाया है, अरे बदनसीबों, मैं पाकिस्तानी हूं। ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, पूरा हिंदुस्तान नाश करेगा उसके ऊपर, ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है। किसके लिए छोड़ के पाकिस्तान चला जाऊं? हम नहीं जाने वाले पाकिस्तान, जिन्हें हम अच्छे नहीं लगते। दुनिया बहुत बड़ी है, जाओ हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। मैंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया, 500 एकड़ में बच्चियों और बच्चों के पढ़ने के लिए एक तालीमी इदारा खड़ा किया, मैं पाकिस्तानी हूं। अरे आप चले जाओ किसी और मुल्क में अगर आपको जाना है। हमारे मुल्क का ये कतरा कतरा हमारी सांसों में है, इसका नाम है आजम खान। एक और आजम खान से मिलिए। मेरे शहर के वो गरीब लोग जिनके पास अगले वक्त की खाने की रोटी नहीं है, उनके बच्चे कैसे पढ़ें? रिक्शा वाले के, बीड़ी वाले के, सरी वाले के, पत्थर तोड़ने वाले के, तुम्हारा मकान बनाने वाले के बच्चे कैसे पढ़ें? परेशान था दिल। किसी करम फरमा ने मदद कर दी। लखनऊ में लामार्ट्स इमारत बहुत हसीन है, उस इमारत को रामपुर में बनवा रहे हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की फीस सिर्फ 20 रुपया होगी, सिर्फ 20। और 20 रुपया भी इसलिए कि कहीं मेरे गरीब मजदूर को यह एहसास न हो कि उनका बच्चा खैरात में पड़ा है, महज इसलिए। एक बार ठहर कर विचार करने की जरूरत है। मोहम्मद आजम खान ने जो गलत किया उसकी सजा इस देश में न्यायालय दे रहा है और देगा, मगर आप और हम क्या इस बात को ठहर कर आज सोचने के मुहाने पर नहीं खड़े हैं कि क्या इस देश में 2 जन्मतिथि और किसी की नहीं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री संदेहास्पद नहीं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर अलग अलग जन्मतिथि नहीं लिखी? क्या इस देश में जमीन कब्जा करने के कोई और मुकदमे किसी के ऊपर नहीं? क्या इस देश में किसी और के ऊपर आपने सुना कि किताब चोरी किया हो, बकरी चोरी की हो, जो 9-10 बार का विधायक हो, लोकसभा का सांसद हो, राज्यसभा का सांसद रहा हो, कैबिनेट मंत्री रहा हो, वह शख्स गले से कुछ 100 रुपए चुराएगा? वो शख्स बकरी चोरी करेगा? वो शख्स किताब चोरी करेगा? हाँ, इस बात की पड़ताल कानून करे कि विश्वविद्यालय बनाने के नाम पर क्या जमीन किसानों की छीनी गई? क्या रामपुर के लोगों की बस्तियों को खाली कराने के वक्त जब मंत्री थे आजम खान तो उन्होंने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया? इसकी जांच कानून करे, मगर इंसाफ के तरीके से करे। मगर आपको जाते जाते एक सवाल सोचना होगा जो कलम और किताब की बात अपने हर एक आम सभा में करे।
जो मुसलमानों को पढ़ाने की बात करे, जो मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर उठने वाले सवालों को बेबाक तरीके से रखे, जो रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह को याद करते हुए ये कहे कि ये वक्त रोने का नहीं है, एक नई शुरुआत करने का है, जो इस मुल्क में फासिस्ट ताकतों को पहचाने और दक्षिणपंथी ताकतों के सामने आंख में आंख डाल करके खड़ा हो, उस आजम खान के साथ इतनी ज्यादती हो, इस पर आपकी क्या धारणा है? इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि आज मुसलमानों के बीच से ऐसे भी राजनेता पैदा हो रहे हैं जो मुसलमानों को उसी तर्ज पर, उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में आरएसएस और बीजेपी उनको छवियों को गढ़ना चाहते। हम जानते हैं कि मुसलमान होने का दर्द इस मुल्क में अखलाक, पहलू खान, नजीब, रकबर, जुनैद, इन सब के साथ क्या हुआ, इसे वही भीतर से महसूस कर सकता है जो या तो मुसलमान हो या इंसान हो। अगर जिंदा इंसान आप नहीं हैं तो आप पलट कर ये कहेंगे मेरी वीडियो के नीचे भी कि कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, मगर इस मुल्क के मुसलमानों को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है ये आप भी जानते हैं। ऐसे कठिन वक्त में, ऐसे फासिस्ट ताकतों के वक्त में, ऐसे सांप्रदायिक माहौल में जब पूरे देश को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा हो, आजम खान के उस रूप को भी जानना ज़रूरी है जिसमें कलमकार आजम खान है, जिसमें रामपुर के मजदूरों की आवाज़ आजम खान है, जिसमें जौहर अली विश्वविद्यालय बनाने वाला आजम खान है, जिसमें इस तरह के गुनाहों की सज़ा पाने वाला आजम खान है, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत किया। हाँ, आजम खान के कई बयानों से हम भी सहमत नहीं हैं, मगर वो बयान इतने भारी नहीं हैं क्योंकि उससे ज़्यादा खराब बयान देने वाले आज इस मुल्क की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। जल्ले इलाही से लेकर के उत्तर प्रदेश के निज़ाम तक में उन लोगों के बयान अगर आपको न पता हो तो माफ़ करिए, आप जागरूक नागरिक नहीं हैं। इसका मतलब ये है इन बयानों के चलते आजम खान जेल में नहीं है, ज़मीनों के कब्जा करने के नाते आजम खान जेल में नहीं है। यह हौसला तोड़ा जा रहा है उन मुसलमानों का कि मुसलमान पढ़ न सके, लड़ न सके, अपनी आवाज न बुलंद कर सके। इसलिए हमने आजम के उन चेहरों को आपके सामने रखा जिसे मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया मुसलमान को दानिश अली जैसा सांसद नई संसद में कटुए जैसे शब्द से संबोधित किया गया, आतंकवादी और मुल्ला कहा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजम खान जेल में है। गोया आजाद भारत का सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो वह आजम खान है, क्योंकि आजम खान ने दंगे नहीं कराए, विश्वविद्यालय खोले। आजम खान ने जमीन कब्जा अपना घर बनवाने के लिए नहीं किया, विश्वविद्यालय के लिए किया। जहां गलत है आजम खान, उसकी सजा आजम को मिले, मगर यह ख्याल रहे इन गुनाहों को उसी सीमा तक सजा में तब्दील किया जाए जितना उन गुनाहों की अपनी हैसियत है, और अगर वैसे गुनाह या उससे ज्यादा गुनाह कोई और भी करता है तो वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। इन सवालों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आजम खान के इन चेहरों को देख करके आप भी सोचेंगे कि आज जरूरत है आजम खान के साथ खड़े होने की। इन सब के ऊपर कानून है, न्यायपालिका है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका जो करेगी सही करेगी, मगर नागरिक होने का तकाजा यह है कि हम उस आजम खान को भी जाने जिसे आपको जानने नहीं दिया गया। सुनिए इन नारों को, देखिए इन तस्वीरों को, इनकलाब के ये गगनचुंबी नारे शायद आपके भीतर एक जुनून पैदा कर सकें कि इंसाफ होना चाहिए। जब तक इस मुल्क में दस्तूर कायम है, जब तक यहां जमहूरियत है, तब तक इंसाफ हो, इंसाफ होता हुआ दिखे। और इंसाफ का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, इंसाफ को इंसाफ होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो वो इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा और उसे उठने से कोई रोक न सकेगा। इंसाफ की तराजू में धर्म, जात, काला, गोरा, औरत, मर्द, छोटा, बड़ा सब बराबर हैं।
और जो ये इंसाफ नहीं देते उन्हें इंसाफ की कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता। जाते जाते फिर से मैं मौलाना जौहर अली के इन शेरों के साथ आजम खान के उस नारों को आपके साथ छोड़े जा रहा हूं। तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, पर गैब से सामान बका मेरे लिए है जुल्म तेरा आम बहुत फिर भी सितमगर, मखसूस ये अंदाज जफा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। एक बार मेरी आवाज पर ऐसा नारा लगाओ कि हिल जाएं ये दरो दीवार, बस ये इमारतें खड़ी रहें और इनका हौसला धराशायी हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब।